हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम लोग लगातार सीटेट का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं एसएसटी पेपर 2 का। ठीक है। और आज हम लोग जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है जुलाई 2024 के पेपर का एसएसटी से बनने वाले जितने भी प्रश्न थे उनको इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 से हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है। ठीक है। एक कहावत किसी ने बड़ी सुंदर कहा है कि प्रैक्टिस ही आपको महान बनाती है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप महान बनेंगे, उतना अच्छा आप कार्य करेंगे। ठीक है। चलिए, आकलन के संकेत हैं, योग्यता और क्षमताएं हैं, आप सभी को मैचिंग करना है और इसका राइट जवाब बताना है क्या होगा। तो चर्चा का मतलब क्या होता है आप सभी को बताना है प्यारे साथियों। देखिए, चर्चा का मतलब मैं आप सभी को समझाता हूँ। जैसे कि तार्किक संबंध से तो है नहीं, रिपोर्टिंग से है नहीं, पर्यावरण से है नहीं, तो सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता लगाना, इसी को बोलते हैं चर्चा। अब देखिए ऑप्शन में एक आचार इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अवलोकन करने का मतलब होता है क्या, आप सबको पता है कि उसका वर्णन करना या चित्रण करना या आरेखण बनाना, यही क्या है, अवलोकन है। तो बी का हो जाएगा 3। देखिए बी का 3 कहाँ है, तो बी का 3 ए में है और 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका कट गया। सी की तरफ चलते हैं। नियामक सरोकार का मतलब होता है कि भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता और पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। मान लीजिए आपको ये कम समझ में आ रहा, स्पष्टीकरण की तरफ बढ़िए। कहते हैं स्पष्टीकरण हम तभी पाते हैं जब हम किसी चीज का तार्किक संबंध बना लेते हैं। तो डी का दूसरा कहाँ है, डी का दूसरा सिर्फ इसमें है, इसलिए आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा प्यारे। ठीक है। चलो आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं और 72 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है। चलिए, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। कुल मिला के सुबह 5 बजे चाय बनाती है, उसको ले जाके बेचती है, पहला काम। दूसरा, आने के बाद घर के सारे काम करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीदकर बाजार से भी लाती है। इन सब कार्यों को क्या कहा जा सकता है? क्या ये दोहरा बोझ है, गृह कार्य है, भुगतान कार्य है, देखभाल है? देखो भैया, ये जो है आपका देखभाल, तो ये किसी तरीके से नहीं हो सकता। गृह कार्य, क्या ये पढ़ाई से संबंधित कोई कार्य है? नहीं जो गृह कार्य होगा। अब भुगतान कार्य और दोहरा बोझ, दो ऑप्शन आपके पास बचे। देखिए इसका इसको तो कोई भुगतान अलग से दे नहीं रहा है, तो ये भुगतान कार्य भी गलत हो जाएगा। इसे बोलते हैं दोहरा बोझ। पहला बोझ है उसके ऊपर चाय बेचने का बाबू, और दूसरा जो बोझ है उसके ऊपर बाबू, वो है घर के सभी कामों को करने का। इसे ही दोहरा बोझ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दो दो बोझ उसके ऊपर है। ठीक बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं और 73 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है। चलिए, जिसको भी जो भी डाउट होगा वो कमेंट कर सकता है, कमेंट करके अपने सभी प्रश्नों का सुझाव जान सकता है। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो मूल्यांकन होता है किसमें, सामाजिक विज्ञान में। चलिए, समय सामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए, बिल्कुल जो उस समय की घटनाएं हैं, जो परिवर्तन चल रहे हैं, उनको समाकलित करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित, केवल शब्द ही आपका निगेटिव है बाबू, तो ये गलत हो जाएगा। केवल हो गया, रटाना हो गया, दंड देना हो गया, ये सभी निगेटिव में आते हैं। केवल शिक्षकों को केवल शब्द जहां मिल जाए निगेटिव है, काट दो। शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप परिवर्तन करने के लिए, भैया शिक्षकों के स्तर के अनुरूप परिवर्तन नहीं होगा। ये जो बच्चा है या जो बालक है, बालक के स्तर के अनुरूप आपको परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर डी गलत, केवल ए सही है, इसलिए आप लोग पहला वाला सही लगाएंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं
और 74 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अभिकथन ए और आर, इसको पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। क्या है? विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये तो परम सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। अब अगर आपको लगता है कि ऐसे प्रश्नों को करने में दिक्कत है तो पहले वाले प्रश्न के साथ क्योंकि लगा लो, और जैसे ही क्योंकि लगाओगे आपको उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा, आप कह सकते हैं कि ये कोरिलेट हो रहा है, कोरिलेट हो रहा है, दोनों कथन सही है। इसका मतलब हम एक के साथ जाएंगे, दोनों कथन सही है और जो आर है वो एक की सही व्याख्या भी करता है। ठीक, अंतर्मुखी का मतलब होता है जो अपने ही अंदर सब कुछ चलाते रहते हैं। ठीक है, बाहर कुछ निकालते नहीं है, मनी मन सारा डिस्कशन कर लेते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं और इसका राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। फिर से अभिकथन ए और कारण आर की तरफ बढ़ना है, सावधानी पूर्वक पढ़ करके उत्तर बताना है। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं, तो जो नैतिक मूल्य है इनका कहने का मतलब है उनको पढ़ाया भी जा सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बड़ों का पैर छूना है, समाज में सबका मान सम्मान रखना नैतिक मूल्य है, शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई जाते हैं। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जाते हैं, तो सभी आधारभूत मूल्य केवल सामाजिक विषय में नहीं पढ़ाए जाते, ये कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं आप क्योंकि लगा के आप देख सकते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा कि ये सही कम है। देखो, नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं क्योंकि सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जाते हैं, तो गलत है। सामाजिक विषय के अलावा और भी बहुत सारे विषय हैं जहां में नैतिक मूल्यों की समझ मिलती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। 76, कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। एक दीवार है, इधर मौलिक अधिकार है, इधर मौलिक कर्तव्य है, छाप दिया गया है। अब आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है बाबू, उस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। यह मुख्यतः के द्वारा सिखाता है। जैसे ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बच्चा इसको देखेगा तो किस रूप में सीखेगा? क्या वो याद करने के रूप में, अरे भैया खड़े होके थोड़ी याद करेगा वो रोज? क्या इसमें कोई तर्क है? नहीं, तर्क नहीं। इसमें कल्पना कौन सी करेगा? जाहिर सी बात है, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, देख करके। जब उसको रोज देखेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, अवलोकन करेगा, तो धीरे धीरे उसको याद हो जाएंगे। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं और इसका राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा आप लोग। ठीक है, चलिए। निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिसमें छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? इसका राइट जवाब क्या होगा? विषयी ज्ञान और कौशल में सुधार, समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास। फिर से समझो, वास्तविक दुनिया की समस्या और समाधान द्वारा अर्जित करना, समस्या समाधान के द्वारा अर्जित करना है, तो समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास, ये तो ठीक है। आगे देखते हैं, विषयी ज्ञान और कौशल में सुधार, इससे जरूरी नहीं है, इससे जरूरी नहीं कि जो वास्तविक दुनिया है उसका समस्या समाधान आप हल कर ले, क्योंकि यहाँ बात वास्तविक दुनिया है, रियल वर्ल्ड की बात है। रचनात्मक और नवीनता में वृद्धि करने से भी जरूरी नहीं है, और सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देने से भी जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ आपको जाना है। समालोचनात्मक सोच कौशल का जब आप विकास करेंगे तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ क्या चीज सही है, इस आधार पे अपनी समस्या का समाधान करके वास्तविक दुनिया के द्वारा चीजों को अर्जित कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं और 78 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो जो है उसको क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो का एक उद्देश्य होना ही चाहिए, उसका एक व्यवस्थित तरीके से होना ही चाहिए।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सही कहाँ होगा? विद्यार्थियों के नियमित कार्यों और गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। बिल्कुल, पोर्टफोलियो में ऐसा होता है, ये सही है कि विद्यार्थी के जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं वो और जो उनकी गतिविधियां वो दोनों दिखाई जाती हैं। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होता है। ये मुख्यतः कह लो, केवल कह लो, ये निगेटिव शब्द हैं, ये गलत हो जाएगा बाबू। विद्यार्थियों के कार्यों को लंबे समय का संग्रह होना चाहिए, और बिल्कुल इसमें लंबे समय तक का संग्रह होता है। ए बी डी आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाएंगे। 79 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? जैसे आपके क्षेत्र में भूकंप आ गया है, व्यक्ति पीड़ित हैं, और आपको उनके बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट करना, आप किसके द्वारा अर्जित करेंगे? क्या आप खोजबीन, पूछताछ विधि का उपयोग करेंगे? परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड? भैया परियोजना विधि पढ़ाना थोड़ी है जो प्रोजेक्ट लगाओगे। सर्वे मेथड, ठीक है। समस्या समाधान, अरे यार आपको जानना है, आपको समस्या समाधान नहीं करना है। अगर आप समस्या समाधान करने जाएंगे तो हो चुका है, समस्या समाधान नहीं करना। अब एक ऑप्शन आपके पास बचता है खोजबीन, दूसरा बचता है सर्वेक्षण विधि। अब देखिए इसमें से कैसे आप ऑप्शन को हटाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके लिए एक बार क्वेश्चन आप फिर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे प्रश्न चाह क्या रहा है। आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति, अगर वास्तविक और सही स्थिति आपको जानना है तो वहां जाना पड़ेगा, और जब आप जा करके देखेंगे तो उसे सर्वेक्षण कहते हैं बाबू। सर्वे कहते हैं, सर्वे करना है तो उस गांव में जाना पड़ेगा। खोजबीन या पूछताछ तो आप फोन से भी कर सकते हैं या किसी माध्यम से कर सकते हैं। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा बाबू, सर्वे करना पड़ेगा आपको जा करके। यही पहला जो दूसरा ऑप्शन है ये आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे ही आप सभी को तैयार होना है, क्वेश्चन को कैसे काटना है, और वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। डेली आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हैं और छात्रों को अलग अलग मूल्यांकन करना? ये छोटे छोटे समूह हैं, इसमें बच्चे कार्य कर रहे हैं, छात्र कार्य कर रहे हैं, इनका अलग अलग मूल्यांकन करना है। तो किस तरीके से आप इसको करेंगे आप सभी को बताना है। इसमें कौन सा तरीका सबसे बेस्ट हो जाएगा? क्या रूब्रिक्स? तो रूब्रिक्स इसके लिए सही नहीं है, और बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो भी इसके लिए सही नहीं है। इसमें जो आपका प्रेजेंटेशन है वो होना चाहिए, अर्थात मौखिक प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, और पोर्टफोलियो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप जाओगे, सी और डी, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते बाबू। 81 क्या कह रहा है देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अगर आप आरक्षण दे रहे हो और उससे समानता का जो अधिकार है उससे उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो नहीं शब्द को अंडरलाइन करके ही हमेशा सॉल्व करना, ठीक है, तभी आपकी गलती नहीं होगी। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ व्यवहार, विशेष व्यवहार अपनाना, ठीक है। जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरियां देना गलत है। भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित कराना गलत है। राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरियां देना गलत है। एक के साथ आप जाओगे ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं, और 82 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा बाबू। बड़ा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करता है? आलोचनात्मक का मतलब होता है सही और गलत दोनों तथ्यों की जांच करना। आलोचनात्मक इसी को बोलते हैं। जैसे कोई भी विषय वस्तु है या कोई भी चीज है, उसके सकारात्मक पक्ष भी होते हैं, नकारात्मक पक्ष होते हैं, दोनों को लेकर के साथ में चलना ही आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। 82 का राइट जवाब सभी को देना है, अच्छे तरीके से देना है, पढ़ करके देना है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक। चलिए 82 की तरफ चलते हैं। शाहजहांबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई? तो क्या भूमिका निभाई? आप इसके पक्ष में भी कुछ तर्क रख सकते हैं, विपक्ष में भी कुछ तर्क रख सकते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है? सरकार क्या कर रही है? इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे आपकी सहायता करेगी? बिल्कुल इस पर भी कर सकते हैं।
निर्देशही उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर, ये फैक्चुअल है, इसका मतलब इसको हम नहीं काउंट करेंगे। एक लोक सेवक के लिए एक आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, व्याख्या करे, बिल्कुल ठीक है, जाएंगे। जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है, चर्चा करें, बिल्कुल, जहां चर्चा करें, व्याख्या करें, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। ये देखना है कि सटीक आंसर, जैसे ये देखिए, बाजार में अंतर करना, यार वो फैक्ट है, फैक्ट है, उसमें कोई चीजें आप इस इधर उधर की नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको जाना है ABDE, ABDE ऑप्शन नंबर 3 के साथ लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते, और 83 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं, जब उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, वो कहलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? 83 का राइट जवाब देना है। ठीक है, तो 83 का राइट जवाब क्या होगा? एक तो उन्हें सीमांत किसान कहा जाएगा, मार्जिनल फार्मर्स कहा जाएगा ना बाबू, ये नहीं कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा भैया, बताइए? प्रवासी श्रमिक मजदूर, बिल्कुल ठीक है, कह सकते हैं। कृषि मजदूर, तो बिल्कुल कृषि मजदूरी कर रहे हैं तो कृषि मजदूर हम कहेंगे ही, छोटे किसान इन्हें नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी और सी आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप लोगों को जाना है। 84 पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ, और 84 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के विचार हमने कहाँ से लिया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो विचार है, हमने वो कहाँ से लिया है? ये तो सभी को पता होना चाहिए कि हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। कहाँ से लिया है? फ्रांस की क्रांति से लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 85 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? आप सभी को बताना है। ठीक है, चलिए, लड़कियों के लिए एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, नहीं, ये नहीं है। लड़कों के एक समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, ठीक, इसमें जाएंगे। लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता तैयारी करना, नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना, ये होगा। क्या कह रहा है? लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है, ये बताना है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और बी और डी आपका राइट जवाब, ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ेंगे, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? 86 का राइट जवाब सभी को देना है। क्या हो जाएगा? ये सभी को पता है, जो पूर्वी भारत है हमारा, पूर्वी भारत कहाँ है? ये है मैप, और जो इस तरफ का जो आपका क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं बाबू पूर्वी भारत। यहाँ पे हमारे जो आदिवासी समुदाय हैं, जैसे आपका असम है, सिक्किम है, ठीक है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये सारे क्षेत्र यहाँ पर जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते, 87 का राइट जवाब देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1% का भी डाउट नहीं है। अब यहीं पर लगा लो क्योंकि, और अगले प्रश्न का उत्तर निकाल लो। क्योंकि एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हों, बिल्कुल सत्य है, दोनों सही है, व्याख्या करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 88 पर चलते हैं और 88 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। विविधता विषय पर कार्य करने हेतु एक अध्यापिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित माना जाएगा? विद्यार्थियों की सुविधानुसार, गलत है, विद्यार्थियों की सुविधानुसार थोड़ी आपको करना है। आगे से पीछे के क्रम में बैठने के अनुसार नहीं, विद्यार्थियों के पिछली परीक्षा में अंकों के घटते क्रम में नहीं, विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो, बिल्कुल चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। 89 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में 89 है, अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करें। ठीक है,
एकल विचारधारा की प्रमुखता नहीं, अनेकत्व शब्द आया है तो एकल विचारधारा तो होगा नहीं। अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना बिल्कुल ठीक है। सामाजिक विज्ञान के कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन गलत है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री में कठिन भाषा का उपयोग गलत है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप लोग जाएंगे। क्वेश्चन लास्ट है 90 और इसका हम लोग राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए। संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह डैश को भी निर्धारित करता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? लोगों और सरकार के बीच के संबंध को दर्शाता है। बस इतना सा है। अब अगर आप सभी को इसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप लोग अपना जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और इसका जो पीडीएफ है बाबू, जो क्वेश्चन का, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये आपको मिल जाएगा, वहां पे पड़ा है। और जितना हम आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे उसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप सभी को फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टेलीग्राम पे मिल जाया करेगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक आप समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।